नमस्कार और इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिनकी अनवेवरिंग इंटेग्रिटी यानी अटूट निष्ठा ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। आज़ादी के संघर्ष से लेकर आज़ाद भारत में लोकतंत्र को बचाने तक का उनका जो लंबा सफ़र रहा है ना, वो सच में बेहद इंस्पायरिंग है। उनका एक बेहद पावरफुल थॉट था, अगर अच्छे नतीजे कभी बुरे तरीकों से हासिल किए जा सकते। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये वो डीप मॉरल डायलेमा था जिसने जेपी की पूरी आइडियोलॉजिकल जर्नी को शेप किया। सोचिए, एक इंसान जो शुरू में एक कट्टर मार्क्सिस्ट था, वो आगे चलकर गांधीयन अहिंसा का सबसे बड़ा सपोर्टर कैसे बन गया। यही तो इस सफर की सबसे दिलचस्प बात है। तो चलिए देखते हैं आज के इस विश्लेषण का रोड मैप। हम शुरू करेंगे उनके अर्ली ईयर्स और मार्क्सिस्ट अवेकनिंग से, फिर उनका शिफ्ट टू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म देखेंगे, उसके बाद सर्वोदया फिलॉसफी, द कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन और आखिर में उनकी एक महान लेगेसी ऑफ इंटेग्रिटी। ये किसी तरह का आइडियोलॉजिकल भटकाव नहीं था दोस्तों, बल्कि सच्चाई और सोशल जस्टिस की एक रिलेंटलेस खोज थी। सेक्शन 1, अर्ली ईयर्स एंड मार्क्सिस्ट अवेकनिंग। उनका सफर शुरू होता है 1902 में बिहार के सिताबदियारा से। और एक बात क्लियर कर दूं, जेपी शुरू से ही एक कन्वेंशनल रास्ते पर चलने वाले इंसान बिल्कुल नहीं थे। पटना के सरस्वती भवन के माहौल ने उनके अंदर नेशनलिज्म का बीज बोया। और देखिए, एक यंग और इंक्विजिटिव स्टूडेंट के रूप में उन्होंने क्या किया। गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से वो इस कदर इंस्पायर हुए कि अपनी साइंस की पढ़ाई तक बीच में छोड़ दी, बिल्कुल स्वदेशी रंग में रंग गए और खादी पहनना शुरू कर दिया। ये उनका पहला बड़ा वैचारिक मोड़ था। लेकिन पढ़ाई पूरी करने की जो ललक थी ना, वो उन्हें सीधा अमेरिका ले गई। अक्टूबर 1922 में वो कैलिफोर्निया पहुंचे, 1924 में विस्कॉन्सिन और 1929 में उन्होंने ओहायो से सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया। ये उनका अर्न व्हाइल यू लर्न वाला फेज था। खेत में काम किया, रेस्टोरेंट्स में बर्तन धोए, और कितनी अजीब आयरनी है ना कि कैपिटलिज्म के सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड में उनका इंट्रोडक्शन मार्क्सिज्म से हुआ। पर उनकी सोशियोलॉजी की इस डीप एजुकेशन ने ही उनका नजरिया बदला, जिसने उन्हें बाद में सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का रास्ता दिखाया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, शिफ्ट टू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जब वो भारत वापस आए और फ्रीडम स्ट्रगल में पूरी तरह इन्वॉल्व हुए, तो उनके सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा मुकम्मल बदलाव आने वाला था। अब सवाल उठता है कि एक कट्टर मार्क्सिस्ट अचानक से बदला कैसे? दरअसल जब जेपी ने देखा कि स्टालिन के सोवियत यूनियन में कितनी बेरहमी से फोर्स्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और वहाँ सिविल लिबर्टीज बिल्कुल खत्म हो गई हैं, तो वो अंदर तक हिल गए। उन्हें रियलाइज हुआ कि कम्युनिज्म के नाम पर वहाँ एक ऐसी डिक्टेटरशिप चल रही है जो इंसान की फ्रीडम को ही क्रश कर रही है। यहाँ उनका विश्वास पक्का हो गया कि किसी भी सोसाइटी को सिर्फ मटेरियल डेवलपमेंट नहीं बल्कि स्पिरिचुअल और मॉरल डेवलपमेंट की भी उतनी ही जरूरत होती है। यहाँ ये क्लियर कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म था, जिसमें वायलेंस, सेंट्रलाइजेशन और डिक्टेटरशिप प्रोमिनेंटली दिखते थे, और दूसरी तरफ जेपी का नया फिलॉसफी था, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। यहाँ मेन फोकस था इंडिविजुअल लिबर्टी, शांतिपूर्ण तरीके और डिसेंट्रलाइज्ड वेलफेयर पर। वो समझ गए थे कि सिर्फ आर्थिक समानता लाने के चक्कर में हम अपनी डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स की कुर्बानी नहीं दे सकते। आज़ादी के बाद 1950s में उनकी आत्मनिरीक्षण की ये यात्रा एक बिल्कुल नए रास्ते पर निकल पड़ी। सेक्शन 3, द सर्वोदया फिलॉसफी। इस दौर तक उन पर महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों का गहरा असर साफ दिखने लगा था। 1954 में गया कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऐतिहासिक क्षण आया। उन्होंने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, जीवनदान, यानी उन्होंने एक्टिव पार्टी पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया और अपना बाकी का पूरा जीवन भूदान मूवमेंट और गांव के उत्थान यानी विलेज अपलिफ्टमेंट के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया। एक ऐसा लीडर जिसके पास सब कुछ था, उसने अहिंसा और ऑनेस्टी के रास्ते पर चलने के लिए पावर छोड़ दी। तो यहाँ एक क्रूशियल बात समझनी पड़ेगी कि आखिर सर्वोदय है क्या। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड और पार्टिसिपेटरी सोसाइटी का विजन है जहां टॉप डाउन गवर्नमेंट का हेवी कंट्रोल ना हो, लोग आपसी सहयोग से जिएं, सबका उदय हो, सबका विकास हो, वो भी बिना किसी दबाव के। इस फिलॉसफी को प्रैक्टिकली जमीन पर लाने के लिए उन्होंने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट रखा, राजनीति वर्सेस लोकनीति।
राजनीति यानी सत्ता की पॉलिटिक्स, जो हमेशा कंपटीशन और करप्शन बढ़ाती है। उनका मानना था कि इसकी जगह लोकनीति आनी चाहिए, एक ऐसी अप्रोच जो सीधे लोगों के दरमियान से निकले, कंसेंसस से चले, जहां आम जनता के हाथ में फैसले लेने की ताकत हो। लेकिन जैसा हम जानते हैं, 1970 का दशक आते आते हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि जेपी को वापस मैदान में आना ही पड़ा। सेक्शन 4 कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन। देश में सेंट्रलाइज्ड पावर और करप्शन अपने एक्सट्रीम पर थे। बिहार के मुसहरी और गुजरात के छात्र आंदोलनों ने उन्हें डीपली इंस्पायर किया और उन्होंने एक बार फिर युवाओं का आह्वान किया। और ध्यान दीजिए, ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, ये एक ऐसी मैस मूवमेंट थी जो बंदूकों से नहीं बल्कि शुद्ध गांधीयन अहिंसा से चलनी थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर देश को सच में बचाना है तो यूथ को आगे आकर पीसफुली इस ऑथोरिटेरियनिज्म के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। उनकी ये संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रेवोल्यूशन किसी सरकार को गिराने का कोई पॉलिटिकल टूल नहीं थी। इसके 7 अहम पिलर्स थे: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक। बेसिकली वो देश का एक कंप्लीट मॉरल रीबर्थ चाहते थे। वो एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहां गांधीयन ह्यूमनिस्ट वैल्यूज एक नए और बेहतर भारत की नींव रखें। और इसी विजन ने एक नए पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को जन्म दिया, एक सच्ची पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो ऊपर से नीचे थोपी ना जाए बल्कि बॉटम अप अप्रोच पर बेस्ड हो। सबसे नीचे ग्राम सभा, जहां गांव वाले खुद बैठकर अपने मैटर्स सुलझाएं, फिर उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। सत्ता को दिल्ली से निकालकर आम आदमी के आंगन में लाना, यही इस स्ट्रक्चर का असली मकसद था। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5 अ लेगेसी ऑफ इंटेग्रिटी। इन तमाम वैचारिक यात्राओं में, चाहे वो मार्क्सिज्म हो, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो या टोटल रेवोल्यूशन, एक चीज थी जो उनके आखिरी सांस तक स्टेबल रही, और वो था उनका अटूट चरित्र। मगसाइसे अवार्ड एक्सेप्ट करते हुए जेपी की इस छवि को देखिए। वो सच में एक आउटसाइडर बाय चॉइस थे, एक ऐसे नेता जिनके पास देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल पद पर बैठने के सैकड़ों मौके आए, पर उन्होंने उस पावर को हमेशा ठुकराया। उनकी पूरी लाइफ पर्सनल ऑनेस्टी, सिंपल लिविंग और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की एक जीती जागती मिसाल थी। और यही उनकी सबसे बड़ी धरोहर है, एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक क्रांति जो प्रॉपरली लोकतांत्रिक मूल्यों पर बेस्ड हो और जिसकी फाउंडेशंस पूरी तरह से मॉरल और स्पिरिचुअल हों। उनका पूरा जीवन मार्जिनलाइज्ड तबके के लिए एक लंबा अटूट बलिदान था। इसी निष्काम सेवा और ऑनेस्टी के लिए उन्हें पोस्टह्यूमसली यानी उनके निधन के बाद देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। तो अब इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत अहम सवाल हम सबके सामने छूट जाता है। आज के इस दौर में जहां हम बार बार सेंट्रलाइज्ड पावर के नेगेटिव असर देखते हैं, वहां जेपी का वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का सपना आखिर कितना जरूरी हो गया है। ये वाकई थोड़ा सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस बेहतरीन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।